नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता होगा कि 14 सितंबर के आपका सीजी कांस्टेबल का रिटन एग्जाम है और उसी से रिलेटेड हमारी संस्था आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पर एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रही है। इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चर्स लिए हैं पॉलिटी के। आज हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है पॉलिटी के एमसीक्यूज से रिलेटेड। ये ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम साथ लेकर के चलें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, एक और अनाउंसमेंट हम करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो संस्था है वो विजयपथ एकेडमी, वो क्या लेकर के आ रही है, राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज लेकर के आई है। उसका एग्ज़ाम जो है, टेस्ट सीरीज आपका फर्स्ट टेस्ट 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और वो आपका पूरा अभी 6 तारीख तक चलने वाला है, 6 सितंबर तक चलने वाला है। इसकी जो फीस है वो न्यूनतम आपकी 100 रुपये है फॉर ऑफलाइन एंड 50 रुपीज़ फॉर दी ऑनलाइन। ठीक है, टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो 12 बजे से 2 बजे तक का ये टेस्ट सीरीज है। तो हमारा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर लीजिए और अपनी तैयारी को चेक करिए कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे इससे पहले वाले सेशंस में। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ से हमको करना था। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, मतलब व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो आपको पता होगा कि जो संसद है या जो पार्लियामेंट है वो 3 चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट है, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि पार्लियामेंट या संसद का आर्टिकल क्या रहता है, अनुच्छेद क्या रहता है। तो आर्टिकल 79 से लेकर के 122, ये 79 से 122 तक का सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है, ये यूनियन लेजिस्लेशन की बात यहाँ पर करी गई है संविधान में। अब ये जो पार्लियामेंट है वो 3 चीजों से मिल करके बनता है, आपको ये पता होगा। ठीक है, कौन सा, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या रहता है, प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, और इन तीनों से मिलकर के संसद की स्थापना होती है। अब इसमें पूछा है कि टर्म क्या रहता है लोकसभा का, या कितने समय के लिए वो जो है वो कार्य में रहती है। ठीक है, तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा जो रहती है ना वो क्या रहती है, किस तरीके की बॉडी रहती है, टेम्पररी बॉडी रहती है। ठीक है, टेम्पररी बॉडी रहती है और ये हर 5 सालों में डिसॉल्व की जाती है। डिसॉल्व करना का मतलब उसको फिर से जो है वो क्या करने के लिए, फिर से इलेक्शंस के लिए लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा का टाइम पीरियड रहता है वो जनरली क्या रहता है, 5 साल का रहता है। टेम्पररी बॉडी रहती है, हर 5 साल में उसको डिसॉल्व किया जाता है, फिर से नए इलेक्शंस होते हैं और नए इलेक्शंस के बाद फिर से 5 साल तक का चलता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी समय पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर एक शब्द आपको लिखना है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लीजर के अनुसार लोकसभा जो है वो चलती है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल के बीच में किसी भी समय उसे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स में से नहीं है। उसको कुछ कुछ कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे अगर लोकसभा में जो क्या बोल सकते हैं, मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है वो अगर मान लीजिए अपना क्या बोल सकते हैं हम उसे, अपना कंडीशन साबित ना कर पाए, अपनी जो है वो सत्ता साबित ना कर पाए, तब जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। वो सभी कंडीशंस है वो हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं जब हम ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। लेकिन राज्यसभा की बात यहाँ पर थोड़ी अलग है। जो राज्यसभा है वो क्या है, परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है। ठीक है, परमानेंट बॉडी का मतलब इसको डिसोल्यूशन बार बार हर 5 साल में नहीं होता है इसका, लेकिन हर दूसरे साल, एवरी एंड ऑफ सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल के अंत में क्या होता है, 1/3
1/3 जो पीपल होते हैं, 1/3 जो लोग होते हैं या 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनको निकाल दिया जाता है और फिर से नए लोगों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो लोकसभा का समय अगर हम यहाँ पर जनरल टर्म्स में देखेंगे तो 5 साल का रहता है। राज्यसभा का समय अगर हम यहाँ देखेंगे तो परमानेंट बॉडी रहती है। हर 2 साल के अंत में 1/3 लोगों को या 1/3 सदस्य को हटाया जाता है और नए लोगों की नियुक्ति करी जाती है। लेकिन वो 1/3 सदस्य कितने समय के लिए रहते हैं, तो संविधान में इस चीज के बारे में नहीं बताया गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना रहेगा, लेकिन एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए रहेगा, 6 सालों के लिए रहेगा या 6 इयर्स के लिए रहेगा। तो आपको अभी तक इसका आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर पूछ रहा है टर्म ऑफ लोकसभा 4 वर्षों का रहता है, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या 7 वर्षों का, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। ठीक है, याद रखिएगा ये टेम्पररी बॉडी है और ये परमानेंट बॉडी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन को ना टैकल करें, इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती क्वेश्चंस है वो सब हम अभी इसके लिए चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का उद्देशिका या प्रियम्बल जो होता है, प्रस्तावना किस पर आधारित है। तो प्रस्तावना जो है वो किस पर आधारित है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा मतलब अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, रूसी क्रांति रशियन रिवॉल्यूशन या जापानी संविधान। तो किसके ऊपर आधारित है हमारा जो प्रियम्बल है, तो हमको पता है कि प्रियम्बल किस पर आधारित है, आपका अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर आधारित है। प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक, अच्छा एक दो चीजें और बता देते हैं हम, वैसे इसका चर्चा हमने किया है। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का कंसेप्ट भी यूएसए से लिया गया है। जो इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट का जो प्रावधान है वो भी यूएसए से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का या मौलिक कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसएसआर से लिया गया है, इसका मतलब रशिया से लिया गया है। ठीक है, इमरजेंसी का जो प्रावधान है, इमरजेंसी का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में एक और देख लीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखते चलना है कि कौन कौन से कंसेप्ट कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक, अब देखिए 28 क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है या फॉर हाउ मेनी इयर्स द गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए गवर्नर जो होता है, सबसे पहली बात तो उसका ना इलेक्शन होता है, ठीक है, ना उसका नॉमिनेशन होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल के लिए। तो गवर्नर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें आर्टिकल पता होना चाहिए कि गवर्नर कहाँ से कहाँ तक, इसका जो है 153 से लेकर के 167 तक स्टेट के एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर जो है वो बात करी गई है और इसी के ही अंतर्गत गवर्नर आता है। ठीक है, आर्टिकल 153 से 167 तक आता है। ठीक, अच्छा गवर्नर क्या होता है, बेसिकली गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति करी जाती है, अपॉइंट किया जाता है। जनरली कितने सालों के लिए, जनरली फॉर 5 इयर्स, 5 सालों के लिए गवर्नर की नियुक्ति करी जाती है, बट इट्स सब्जेक्टेड टू प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या कि पूरी तरीके से ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उस गवर्नर को 5 साल तक के लिए रखना है कि नहीं रखना है। यदि वो बीच में चाहे तो वो कभी भी उस गवर्नर को अपने पद से हटा सकता है, निष्कासित कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर होता है, गवर्नर इज बेसिकली क्या बोल सकते हैं, सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन का या सेंटर का जो है वो क्या रहता है, एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो करता है, इसीलिए हमको याद रखना है कि पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 5 साल तक की उसकी नियुक्ति कंटिन्यू रहेगी या हटा दी जाएगी। जनरली ऐसा होता है कि जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से गवर्नर्स को जो है वो चुनती है, और अगर सरकार जो है वो हट जाएगी तो गवर्नर्स भी उनके पद से हट जाएंगे। ये एक कन्वेंशन के रूप में माना गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा हाई लेवल्स के नहीं हैं, हमारा जो टारगेट है वो सीजी कांस्टेबल और जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं व्यापम के उनसे रिलेटेड है। जब हम पीएससी पढ़ेंगे, जब हम पीएससी के स्पेसिफिकली एमसीक्यूज लाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज है, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में या भाग 5 में। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो किस में आया है, भाग 4 के ए में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट आया है। इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है पूछेगा, तो आर्टिकल कौन सा है, 51A है। अब यहाँ पर ABC लगता है, इसका मतलब संविधान में संशोधन हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का। इसके अंतर्गत जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और इससे रिलेटेड केवल एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, 51A। और अभी के समय में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अगर हम काउंट करने के लिए जाएंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या 11 मौलिक कर्तव्यों की बारे में बात करी गई है संविधान में, ठीक। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, भारतीय संसद में मनी बिल, ठीक है, मनी बिल केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, वेयर कैन द मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द पार्लियामेंट। कहाँ पर जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है मनी बिल को, तो राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदनों में या राष्ट्रपति के पास किया जाता है। तो देखिए मनी बिल अपने आप में एक कंसेप्ट है, ठीक है, मनी बिल। तो जो मनी बिल रहता है, सबसे पहली बात तो इसका आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल आपका है 110, ठीक है। आर्टिकल 110 के अंतर्गत आपको जो है ये मनी बिल का प्रावधान देखने को मिलेगा। मनी बिल जो है वो डिसाइड कौन करता है कि केवल यही बिल जो है वो मनी बिल है और कोई सा बिल नहीं है। तो मनी बिल का जो डिसाइड करता है, डिसीजन जो रहता है, डिसाइड करने वाला व्यक्ति रहता है, वो कौन रहता है, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर रहेगा वो डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। उसके डिस्क्रिशन के ऊपर में निर्भर करेगा, उसके अपने स्वविवेक के ऊपर में निर्भर करेगा कि वो मनी बिल है कि नहीं है, और पूरी तरीके से स्पीकर के पास इकलौती पावर इसकी रहती है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। अच्छा, अब स्पीकर ने बोल दिया कि हाँ भाई ये मनी बिल है, इसके बाद क्या होगा कि मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहां पर ये पेश किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में मनी बिल को पेश नहीं किया जा सकता है, और वो भी आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा कि मनी बिल को आप जो है वो पेश करिए लोकसभा में, केवल और केवल तभी मनी बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पहले प्रॉपर रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट का चाहिए रहता है। डिसीजन कौन लेता है कि वो मनी बिल है कि नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहता है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के पास में क्या क्या शक्ति है मनी बिल को लेकर के। मान लीजिए लोकसभा में मनी बिल जो है वो पास हो गया और अब वो कहां पर गया, राज्यसभा में गया। तो राज्यसभा में मनी बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, केवल राज्यसभा क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी। मान लीजिए मनी बिल में लग रहा है उनको कि कुछ कुछ सुधारों की जरूरत है, तो वो अपनी केवल रिकमेंडेशन देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक उनका जो समय रहता है कि केवल और केवल 14 दिनों तक मनी बिल राज्यसभा में रहेगा। उस बीच में उनको जो भी रिकमेंडेशन देनी है वो देंगे, परंतु लोकसभा बाध्य नहीं है इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो चाहे तो लोकसभा एक्सेप्ट कर सकती है मनी बिल के लिए जो रिकमेंडेशन दिया गया है राज्यसभा के द्वारा, अदरवाइज वो ऐसे ही जो है वो मनी बिल को पास कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा का यहाँ पर जो है वो एकल अधिकार है, इकलौती
इकलौता अधिकार है मनी बिल को लेकर के, वो चाहे तो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती है और ना चाहे तो नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसका आंसर देख लीजिए, वेयर कैन द मनी बिल बी इंट्रोड्यूस? तो राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन, तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना। और किसके रिकमेंडेशन के द्वारा? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और राज्यसभा के बाद केवल 14 दिन रहते हैं, उन 14 दिनों में उनको अपना रिकमेंडेशन देना रहता है। ठीक, तो ये कुछ कुछ चीजों को आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? केवल संसद, केवल राज्य विधानसभाएं, निर्वाचन मंडल या केवल लोकसभा के सदस्य? ठीक है, तो देखिए प्रेसिडेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो आर्टिकल है वो आपका 52 से लेकर के 78 तक जनरली यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद भी कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लेकिन जनरली यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है वो 52 से लेकर के 78 तक का देखने को मिलती है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट है, ठीक, तो वो जो होता है वो किसी के द्वारा बेसिकली ना लोकसभा के द्वारा इलेक्ट होता है ना राज्यसभा के द्वारा इलेक्ट होता है, रादर उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है प्रेसिडेंट की नियुक्ति के लिए। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से सदस्य होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे केवल और केवल वही जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य रहेंगे। दूसरा याद रखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स जो रहेंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य रहेंगे। और तीसरा याद रखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो पुडुचेरी और दिल्ली, है ना, पुडुचेरी और दिल्ली का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंतर्गत कुछ लोगों को चयन किया जाता है, कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है और फिर वो जाकर के इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है और वो जो है वो कहाँ जाएंगे? इलेक्टोरल कॉलेज में जाएंगे। और उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी कुछ लोगों को जो है वो सेलेक्ट किया जाता है और फिर यूटी के केवल दिल्ली और पुडुचेरी के जो है स्टेट दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेचर से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और फिर इलेक्टोरल कॉलेज में भेजा जाता है और फिर इलेक्टोरल कॉलेज बैठती है और इलेक्टोरल कॉलेज फिर जो है वो क्या करती है? प्रेसिडेंट की नियुक्ति करती है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है। ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ कुछ पावर्स हैं प्रेसिडेंट की जो इंपॉर्टेंट रहती है। हमको पता है प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले नागरिक रहते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कुछ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रेसिडेंट की 123 आर्टिकल 123 क्या बोलता है? ये इनका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो इनको अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सके। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे 111 आर्टिकल 111 जो है वो ये इनको पावर देता है कि किसी भी बिल को जो है वो अपनी स्वीकृति दे दें, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एसेंट ऑफ बिल। तो बिल को पास करने, जब लोकसभा में राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है। तो आर्टिकल 111 के अंतर्गत वो सिग्नेचर की बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ कुछ मेन प्रोविजंस हैं जो हमको याद रखने हैं। इसके अलावा जब हम ऑफलाइन क्लासेस में देखेंगे तो बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। जनरली बच्चे इसमें वाइस प्रेसिडेंट लगा देते हैं, नहीं पता क्यों, लेकिन प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे?
रेजिग्नेशन, त्याग पत्र किसको देंगे? तो वो किसको देंगे? अपना वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। उनको ओथ कौन दिलाएगा? आपका क्या बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। ये हमको याद रखना है, ठीक। तो ये चीजें प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं? तो हमको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जनरली 5 ईयर्स के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 30 जनवरी को? तो हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमारा जो है वो संविधान जो है वो बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। अच्छा, संविधान से रिलेटेड मैं अगर कुछ बातें बताऊं तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली जो है वो क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन रहे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे पहले प्रेसिडेंट रहे। ये अस्थायी प्रेसिडेंट के रूप में या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, लेकिन परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष कौन बने इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में या परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो नियुक्त हुए, ठीक है। ये हमको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या बोल सकते हैं, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 2 years 11 month and 18 days, ठीक है। ये इतना दिन जो है वो संविधान को बनने में लगा और हमारा जो संविधान है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब पूरी दुनिया का सबसे लंबा संविधान अगर कोई है तो हमारे भारत देश का संविधान है। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखने की जरूरत है, ठीक। आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? या आर्टिकल 21A इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, निजता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो आर्टिकल 21A हमको पता होगा ये चीज कि किससे रिलेटेड है? शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21A, तो ए का मतलब आप समझ रहे हैं कि संविधान में संशोधन से इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लाया गया है। तो जो आर्टिकल 21A है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट जो है वो बताई गई है। उसी का ही एक जो है वो भाग क्या है? आर्टिकल 21A है। अच्छा, आर्टिकल 21A बेसिकली कब आया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो 2002 में जो 86वां जो है वो संविधान संशोधन जब लाया गया था या संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, तब 2002 में इस आर्टिकल को ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और कंटिन्यूअस बेसिस पर एजुकेशन जो है, कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो मिलना चाहिए। ये बात आर्टिकल 21A कहता है। इसी चीज को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट? राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। तो 2009 का जो RTE एक्ट है वो इसी चीज के सपोर्ट में जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल 21A आया। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, और इसी को सपोर्ट करने के लिए एक एक्ट आया जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं, जो 2009 में लाया गया। ठीक, तो ये चीजें हमको याद रखनी है। आगे देखिए,
भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है, या द कंसेप्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम इज टेकन फ्रॉम। फेडरल सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो फेडरल सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, आपका कनाडा से लिया गया है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, या फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो समझिएगा, फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि सेंट्रल और स्टेट की जो पावर्स हैं या उनके जो अधिकार हैं वो संविधान द्वारा लिखित हो। क्या बोला मैंने कि द राइट्स एंड पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या कि संविधान खुद ही बता देगा कि केंद्र की क्या शक्तियां रहेंगी और राज्य की क्या शक्तियां रहेंगी, और किसी से हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संविधान में ही ये चीजें क्या रहेंगी, मेंशन रहेगी। ये बात हमको बताती है कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके का संविधान है, संघीय संविधान है या संघीय व्यवस्था जो है वो दर्शाता है। ये चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर करी गई है और फेडरल स्ट्रक्चर का मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया। फेडरल स्ट्रक्चर का एग्जांपल अगर हम देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, राज्य और जो केंद्र है उनकी पावर्स अलग अलग कर दी गई है कि राज्य की क्या शक्तियां रहेंगी और केंद्र की क्या शक्तियां रहेंगी। इसके साथ ही साथ केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया है, जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य के लिए अलग से कोई भी संविधान की बात नहीं करी गई है। इसके साथ ही साथ में सिंगल सिटीजनशिप भी की बात करी गई है कि हमको केवल एक ही नागरिकता मिलेगी। इसके साथ ही साथ इमरजेंसी या आपातकाल के प्रावधान है, जिसमें आपको समझ में आता है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल लग जाता है या राष्ट्रपति शासन लगने से पूरे राज्य का जो कंट्रोल है वो सेंट्रल अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है। इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो दर्शाती है और हमारे केंद्र को ज्यादा शक्तियां जो है वो मिली हैं ये भी दर्शाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कनाडा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन करता है, या हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री या राज्यसभा। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, द मेंबर ऑफ द लोकसभा या लोकसभा के सदस्य। तो देखिए स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनको आप ऐसे वैसे व्यक्ति मत समझिएगा। लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे भी उनकी ऊपर की पदवी होती है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद का जो सदस्य रहेगा उसका पूरा पावर जो है वो स्पीकर को मिलता है। अच्छा, स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही आपस में चुन लेते हैं कि हमारा स्पीकर कौन रहेगा। और जो डेट होता है, डेट ऑफ इलेक्शन, मतलब निर्वाचन का दिन है ना, कि इस दिन स्पीकर का चुनाव होगा, ये कौन सेलेक्ट करता है, ये डिसाइड करता है हमारा प्रेसिडेंट। ये छोटी छोटी बातों को हमको याद रखते चलना है क्योंकि इसी बिटवीन द लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चुनता कौन है स्पीकर को, लोकसभा के आपस में सदस्य चुनते हैं। डेट कौन डिसाइड करता है कि इस दिन स्पीकर के लिए इलेक्शन होगा, वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। अच्छा, स्पीकर की और क्या क्या पावर्स हैं, तो देखिए सबसे पहली बार मनी बिल। तो जो मनी बिल है, मनी बिल ये डिसाइड करना कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है वो केवल और केवल स्पीकर के जो है वो अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके डिस्क्रिशनरी पावर में है कि उसका मन करेगा तो वो बोलेगा कि हाँ ये बिल मनी बिल है, अगर नहीं करेगा तो वो बोलेगा कि नहीं है। और इस चीज को हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि स्पीकर का जो मत है वो गलत है। तो आप समझ सकते हैं कि मनी बिल को लेकर के उनका कितना स्ट्रॉन्ग पावर है। दूसरा, जो जॉइंट सिटिंग होती है,
है ना। हमको पता है जॉइंट सिटिंग क्या होती है। पार्लियामेंट में जब किसी भी बिल को लेकर के तनातनी होती है या कोई एक मुद्दे पर हम नहीं पहुंच पाते, राज्यसभा भी उस बिल को पास नहीं कर पा रहा है, लोकसभा भी, तो दोनों के बीच में अगर कोई डेडलॉक की सिचुएशन आती है तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। तो जो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइड का मतलब उसकी अध्यक्षता करते हैं, वो कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। तो ये चीज से भी आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही साथ में जो सीक्रेट सिटिंग होती है, ऐसी सिटिंग जो गोपनीय रखी जाए, उस चीज को अलाउ करने का अधिकार भी किसका है? हमारे स्पीकर का ही है। तो स्पीकर को आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं समझिए, उनको बहुत ज्यादा पावर्स यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, कौन डेट चूज करता है और ये सब क्या। अच्छा, स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देता है? रेजिग्नेशन किसको देता है? तो रेजिग्नेशन जो है वो आपका डिप्टी स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर को देता है। ठीक है, स्पीकर होता है लोकसभा में, फिर डिप्टी स्पीकर होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस सदन से संबंधित है? या द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच हाउस? तो वाइस प्रेसिडेंट किससे रिलेटेड है? लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों सदन से, या किसी से भी नहीं? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। मैं क्या बोल रही हूं कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन तो होता है, लेकिन ना ही वो लोकसभा का मेंबर होता है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन होता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब निर्वाचन मंडल गठित किया जाता है, और इनके निर्वाचन मंडल में केवल इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं। मतलब कि जो संसद के जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो सहभागिता अपनी दर्शाते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के। अगर आपको याद होगा कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट में जो स्टेट के सदस्य होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। यूनियन टेरिटरी के भी सदस्य इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेचर के सदस्य भी इन्वॉल्व होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य रहते हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट कौन करेगा? हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कितने साल के लिए रहता है इनका टाइम पीरियड? तो 5 साल के लिए रहता है। ठीक है, और ये राज्यसभा के क्या रहते हैं? चेयरमैन रहते हैं, याद रखिएगा। परंतु ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी के सदस्य नहीं होते हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राज्यसभा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा या UDHR कब बनाई गई थी? When was the Universal Declaration of Human Rights adopted? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट की, वो कब आई थी? तो 1945 में आई थी, 1948, 1950 या 1952। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1948। मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन करी गई थी, वो कब करी गई थी? आपकी 1948 में करी गई थी। इसी से प्रेरित होकर के हमारे भारत में क्या आया है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आया है। कब आया है ये? 1993 में आया है। ये किस तरीके की बॉडी है? तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब विधि द्वारा स्थापित, किसी एक्ट के द्वारा ये बॉडी बनाई गई है। अब वो कौन से एक्ट के द्वारा बनाई गई है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। तो ये एक्ट आया था, ठीक है, और इसी एक्ट के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है उनमें सबसे पहले तो एक कौन रहता है, आपका चेयरमैन रहता है, चेयरमैन रहता है, और प्लस इसके साथ कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स जो हैं वो रहते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, इनका कार्यकाल क्या रहता है, 70 साल तक का रहेंगे या 3 साल तक। इसका मतलब क्या, या तो वो 3 साल तक अपना कार्य कर ले, या अप टू जब तक उनकी एज 70 साल ना हो जाए तब तक वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। या तो वो 3 साल तक कार्य करेंगे, या जब तक वो 70 साल के नहीं हो जाते तब तक वो कार्य करेंगे, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बारे में बात करी। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है। अभी हमने बात करी है हु समन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन ये एक शब्द याद रखिए, यहाँ समन बोल रहा है, यहाँ उसका अध्यक्षता कौन करता है ये नहीं पूछ रहा है। ये हमने डिस्कस किया है कि जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, परंतु समन कौन करता है या बुलाता कौन है। तो ऑप्शन में देखिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो जॉइंट सिटिंग बुला सके या जॉइंट सिटिंग को समन कर सके। तो अगर आपको ये शब्द मिल रहा है कि समन कौन करता है, तो आंसर आएगा प्रेसिडेंट। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जॉइंट सिटिंग बार बार आ रहा है, तो ये आप समझिएगा, जॉइंट सिटिंग का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। थोड़ा इसको हम अच्छे से लिखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके बैठेगी। कोई भी बिल, मान लीजिए किसी भी बिल पर अगर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा रही है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो जॉइंट सिटिंग होती है वो किसी भी मनी बिल पर नहीं बैठाई जा सकती। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर भी नहीं बैठाई जा सकती। मतलब अगर कोई बिल मनी बिल है या कोई बिल ऐसा बिल है जिसमें संविधान में संशोधन की बात करी जा रही है, तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं दिया गया है। केवल जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल का मतलब जो सामान्य बिल होता है, और अगर कोई फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल का मतलब वित्तीय बिल है, वहां के लिए ही केवल हम जॉइंट सिटिंग का प्रावधान रखते हैं। तो जब जॉइंट सिटिंग बैठाई जाती है तो वहां पर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है वो डिसीजन लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सिंपल मेजॉरिटी सामान्य बहुमत का आपका प्रयोग किया जाता है, विशेष बहुमत इसमें नहीं लगती है। ये छोटी छोटी बातें हमको याद रखना है, इसी में से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक। इतनी सारी चीजें हमने देख ली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, हु इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अभी हमने डिस्कस किया है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के परमानेंट चेयरमैन की बात करी जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के। लेकिन याद रखिएगा कि ये मेंबर नहीं होते, राज्यसभा के ये मेंबर नहीं होते, केवल वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। इतना हमने देख लिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कनेक्टेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 50, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 14। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो किससे जुड़ी हुई है, अगर हमको बोला गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसके अंतर्गत आर्टिकल 50 आता है। अच्छा, डीपीएसपी कहां से कहां तक है पूछेगा तो बताइएगा, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है वो डीपीएसपी जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, और इसी के ही अंतर्गत आर्टिकल 50 आता है। और आर्टिकल 50 में ये बोला गया है कि न्यायपालिका की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। और हम थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि इतने कम क्वेश्चंस, थोड़े और हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन से मतदान की आयु
21 से 18 वर्ष कर दी गई है, बाय विच अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। पहले 21 साल था वोटिंग का अधिकार, लेकिन अब भारत सरकार को लगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत ज्यादा होशियार है, तो उन्होंने 21 से 18 कर दिया। तो कौन से संशोधन के अंतर्गत किया? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या 52nd अमेंडमेंट? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत एज को जो है वो 21 से 18 कर दिया गया। अब 18 साल के लोग भी जो है वो वोट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है, या मतलब प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना उसे आवश्यक है? द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ विच हाउस? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन का या किसी का भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर ऑफ द हाउस। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो रहता है, प्रधानमंत्री, चाहे वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और वो राज्यसभा का भी सदस्य होता है। जनरली हमको ये क्या बोल सकते हैं, हमको ऐसा लगता है कि लोकसभा का ही सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। पहला, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जो थी वो राज्यसभा की सदस्य थी। देवगौड़ा, है ना, देवगौड़ा जी, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। और मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, इन लोग जो हैं ये क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान में ये बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन उसको सदस्य होना जरूरी है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में ऐसा है क्या? ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में केवल और केवल जो लोअर हाउस होता है, मतलब यहाँ पर जिसको लोकसभा बोला जा रहा है, जो लोअर हाउस होता है उसी का ही सदस्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या बोला गया है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाए, इस चीज का प्रावधान हमारे संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये एक कन्वेंशन है, ये एक लंबे समय से चलती हुई अवधारणा है, बोल सकते हैं। ये बोला जाता है कि जो मेजॉरिटी रहती है, मतलब कोई भी मेजॉरिटी पार्टी है, उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। परंतु हमारे संविधान में ये चीज मेंशन्ड नहीं है। ये केवल कन्वेंशन है कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बीजेपी है, बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी है, उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिले हैं, तो जो उसके लीडर रहेंगे, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा। बट ये संविधान में मेंशन्ड नहीं है। इट इज ओनली कन्वेंशन एंड नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 75 में इसके बारे में बात करी गई है। ठीक, चलो आगे देखिए, 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, या व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कितना होता है? देखिए, 3 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष, 6 साल या 65 वर्ष, या 7 साल और 65 वर्ष। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि 6 साल तक का रहेगा, या जब तक वो 65 ईयर्स का ना हो जाएगा तब तक रहेगा। तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आर्टिकल याद रखिएगा 324। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। ठीक, लेकिन संविधान में ये नहीं बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे। ये हम कन्वेंशन के आधार पर रखते हैं। आज की स्थिति में क्या रहता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और उसके साथ जो 2 होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे, ये याद रखिएगा। और इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, और इनका कार्यकाल क्या रहता है? 6 साल तक रहेगा, या तो 65 ईयर्स तक का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में मूल संरचना
सिद्धांत मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो कौन से मामले के अंतर्गत लिया गया था, या इन विच केस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज प्रोपाउंडेड। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया था, या कौन से केस के अंतर्गत लिया गया था? गोलकनाथ केस, केशव नंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, या इंदिरा गांधी केस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केशव नंद भारती केस। केशव नंद भारती केस कब आया था? 1973 में आया था। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट बदल नहीं सकता। किसी भी संविधान में संशोधन ला करके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट नहीं बदल सकता। एग्जाम्पल के लिए हमारा मनुष्य शरीर है, ठीक है, तो हमारे हाथ है, पैर है, सिर है। अगर मान लीजिए हमारी कोई सर्जरी होती है तो उसमें कोई थोड़ा मोड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन हमारे पूरे ढांचे को ही बदल दिया जाए, पैर की जगह हाथ लगा दिया जाए, इस तरीके से ढांचे को ही बदल दिया जाए, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। वो सेम चीज यहाँ पर भी बोली गई कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का वो नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के ऊपर और कोई नहीं रहेगा। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब हर किसी के पास अलग अलग पावर्स है। जुडिशरी के पास अलग पावर होगी, लेजिस्लेचर के पास अलग पावर होगी, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर होगी। सेपरेशन ऑफ पावर। इसके साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी है इनमें बैलेंस बनाना, मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों बराबर है, ये बात भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 14 भी, या राइट टू इक्वालिटी, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 32 जो बताता है कि संवैधानिक उपचार की बात करता है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ये चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है, इतना हमको पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं, फिर हम खत्म करेंगे, 20 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या मुख्य न्यायाधीश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। इसका अगर हम आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 76, आर्टिकल कौन सा रहता है? आर्टिकल रहता है हमारा 76 रहता है, ठीक। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल रहता है वो कौन रहता है? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है, ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के सबसे ऊंचे जो लॉ ऑफिसर रहेंगे वो जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल रहेंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने का जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करते रहेंगे, है ना। मान लीजिए XYZ जो है वो कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, तो वो सभी कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तभी वो अटॉर्नी जनरल की जो है वो पद पर रह सकेंगे। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमने अभी देखा, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन कब तक रह सकता है? इट इज ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि ये शब्द याद रखिएगा, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको अपने पद से हटा सकता है, प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार जो है इनका पद रहता है, ये हमको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 76 के अंतर्गत होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये रहते हैं। इतना आज हमने देखा, 20 क्वेश्चंस हमने देखे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि 20 में से आपके कितने आए। जनरली ये इंग्लिश मीडियम को टारगेट करते हुए था, लेकिन मेरा पूरा प्रयास था कि हिंदी मीडियम वालों को भी ये ठीक ठाक से समझ आए। अगर कोई शब्दों में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर बताइए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।